Today we are going to learn about the geography third lesson, our changing earth. इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे कि जो अर्थ है वहाँ पे कैसे कैसे अलग अलग टाइप के चेंजेस आ रहे हैं, अर्थ पे कैसे चेंज हो रहा है कि मतलब कि कहीं पे एक नया माउंटेन आ जाता है, कहीं पे कोई माउंटेन ख़त्म हो जाता है, कभी कभी कोई रिवर जो है वो अपना पाथ बदल देती है, रास्ता बदल देती है। तो ये सब क्या है, ये लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पे वो क्यों हो रहा है ये भी हम लोग इस लेसन में जानेंगे। Our changing earth. लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। जो हमारा अर्थ है वो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स से बना हुआ है, तो जिसको प्लेट्स बोलते हैं। छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं इनको प्लेट्स कहा जाता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दिस प्लेट्स मूव वेरी स्लोली। ये जो प्लेट्स हैं वो क्योंकि एक्चुअल में सारे प्लेट्स एक साथ रहते हैं, ऑल द प्लेट्स आर विथ वन अनदर। जैसे एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट ऐसा कुछ रहेगा, तीसरा प्लेट ऐसा कुछ रहेगा। तो ये प्लेट्स जो हैं ये सारे प्लेट्स एक साथ हैं एंड दे मूव वेरी स्लोली। मतलब प्लेट्स जो है कभी कभी आगे पीछे जाते रहते हैं। ये प्लेट्स मूव क्यों करते हैं? पहली बात तो दिस बिकॉज मूवमेंट ऑफ द मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। क्यों मूव कर रहे हैं? क्योंकि अर्थ के ये जिस पे हैं, मतलब ये जो प्लेट्स हैं हमारे, ये प्लेट्स के नीचे मैग्मा है। मैग्मा मतलब लावा है, और लावा जो किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। तो क्योंकि ये जो हमारे प्लेट्स हैं वो लिक्विड में हैं, लिक्विड स्टेट के ऊपर रखे हुए हैं, तो जब नीचे का जो पार्ट है लावा वो मूव करता है, कभी कभी इधर उधर होता है, तो उसके ऊपर जो प्लेट्स हैं वो भी मूव कर जाते हैं। मॉल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव इन अ सर्कुलर मैनर। मॉल्टन मैग्मा कैसे मूव करती है? सर्कुलर मोशन में। जैसे कि जब हम लोग ने देखा होगा कि जब पानी गर्म होता है तो नीचे से ऊपर आता है, और फिर जो साइड्स हैं वो नीचे जाते हैं, तो नीचे से ऊपर आएगा और फिर नीचे ऊपर से नीचे। तो वैसे ही जो मैंटल है, जो मैग्मा है, वो भी मूव करता है सर्कुलर मोशन में। तो जब वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा तो जो उसके ऊपर प्लेट है वो भी मूव करेगी। इसी की वजह से बहुत अलग अलग चेंजेस होंगे अर्थ पर। द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कॉजेज चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। जो प्लेट्स मूव करते हैं तो अर्थ के सरफेस पर भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कॉजेज देम। सो ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेस की अर्थ पे अगर कोई चेंज आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है, हम लोग देखते हैं वो। द फोर्सेस विच एक्ट इनसाइड द अर्थ इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर नोन एज द एंडोजेनिक फोर्सेस, एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नोन एज द एक्सोजेनिक फोर्सेस। तो दो फोर्सेस होती हैं, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक क्या है? ऐसी फोर्सेस जो अर्थ के अंदर से लग रही हैं उसको बोलेंगे एंडोजेनिक फोर्स। जो फोर्स अर्थ के बाहर से लग रही है उसको बोलेंगे एक्सोजेनिक फोर्स। अब ये अर्थ के अंदर से कैसे फोर्स लग सकती है? फॉर एग्जाम्पल प्लेट मूव हुई और अर्थक्वेक आया। अर्थक्वेक क्या है? प्लेट्स अगर हिलेंगी, थोड़ा सा भी वाइब्रेट होंगी तो अर्थक्वेक आ गया। फिर अगर वोल्केनो आ गया तो ये सब अंदर से होगा ना, तो ये एंडोजेनिक हो गया। एक्सोजेनिक क्या होगा? रिवर बह रही है, अब रिवर ने किसी मिट्टी को काट कर लेकर चली गई, मिट्टी को अपने साथ लेकर चली गई, तो ये एक्सोजेनिक फोर्स हो गया। चलिए देखते हैं यहाँ पर एंडोजेनिक फोर्सेस, सडन फोर्सेस, अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, ये सब क्या है? दीज आर द अर्थ मोमेंट्स, दीज आर द एंडोजेनिक फोर्सेस। अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड आर द एंडोजेनिक। अब ये जो एंडोजेनिक जो फोर्सेस हैं उसकी वजह से कभी कभी कोई अगर एक प्लेट्स अगर वाइब्रेट कर रही हैं, प्लेट्स एक दूसरे के साथ जा रही हैं और एक प्लेट दूसरे के ऊपर आ गई, तो यहाँ पर बोलेंगे डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस कि एक कुछ नया माउंटेन बन जाएगा या ओशन बन जाएगा, नया ओशन बन जाएगा। जैसे कि हमारा जो हिमालय माउंटेन है वो कैसे बना? दिस हिमालय माउंटेन्स हैव बीन मेड क्योंकि जो इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट वो यूरेशियन प्लेट के नीचे घुसता जा रहा है, इसकी वजह से ये हमारा हिमालय माउंटेन बन गया है। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्यों होती हैं? क्योंकि जो फोर्सेस बाहर से हो रही हैं, जैसे रिवर है, रिवर में से पानी बह रहा है, लेकिन जब पानी बहेगा तो थोड़ा सा मिट्टी को भी लेकर जाएगा, पत्थर को भी लेकर जाएगा, तो वो इरोड कर रहा है, इरोजन हो रहा है। फिर वो लेकर जाके कहीं पे उसको छोड़ देगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा, तो इरोजन और डिपॉजिशन होता है। वो विंड भी करती है, सी वेव से भी होता है, और ग्लेशियर भी करती है। Endogenic forces sometimes produce sudden movements and at other times produce slow movements. एंडोजेनिक फोर्सेस कभी कभी सडन मूवमेंट, सडन मतलब कि अचानक कोई मूवमेंट कर देती है, जैसे कि अचानक अर्थक्वेक आ गया, किसी को पता थोड़ी नहीं है।
और कभी कभी स्लो मूवमेंट, कि कोई हाँ धीरे धीरे मूव कर रही है, सबको पता चलते रहता है। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कॉज मास डिस्ट्रक्शन। सडन मूवमेंट जो होते हैं अर्थक्वेक वोल्केनो, इससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, बहुत सारी हानि होती है, लोगों के घर टूट जाते हैं, रोड टूट जाती है, सड़क, फिर बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं। वोल्केनो, वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मॉल्टन मटेरियल इरप्ट। वोल्केनो क्या है? अगर अर्थ का जो दो प्लेट है, फॉर एग्जांपल दो प्लेट, और दोनों प्लेट थोड़ा सा आगे पीछे हुई, उसकी वजह से क्या होगा कि थोड़ा सा छेद हो जाएगा, और वहाँ से जो मॉल्टन मैग्मा है जिस पे वो प्लेट्स हैं, वो मैग्मा बाहर निकल जाएगा और उसको बोलेंगे लावा। तो जहाँ से लावा निकलता है जब, तो उसको बोला जाता है कि वोल्केनो है ये। वोल्केनो क्या है? जो मैग्मा अंदर है वो बाहर आ जाएगा, उसके साथ गैसेस आएंगी, डस्ट आएगा, मिट्टी, धूल, वो सब आता है, ये होता है वोल्केनो। सिमिलरली व्हेन अ लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव, सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। जब जो प्लेट्स हैं वो अगर मूव करती हैं, तो जो अर्थ है वो वाइब्रेट करेगा। जो प्लेट मूव करेगी वो वाइब्रेट करेगी ना, वाइब्रेट मतलब थोड़ा थोड़ा हिलती रहेंगी। वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड। और जो वाइब्रेशन है, जैसे कि अगर कभी पानी के अंदर एक पत्थर फेंक दो तो क्या होता है, वहाँ पे देखोगे रिपल्स प्रोड्यूस होती हैं, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, और वो चारों साइड जाती हैं। वैसे ही जब वाइब्रेशन होंगी तो चारों साइड जाएंगी, और यही वाइब्रेशंस को क्या बोलेंगे? अर्थक्वेक। The places in the crust where the movement start is called focus, and the place on the surface of the focus is called epicenter. फोकस और एपिसेंटर क्या है? समझ लो, ये दो प्लेट हैं यहाँ पर, और दोनों प्लेट, ये जो नीचे है ये पॉइंट, इसको फोकस बोला जाता है, क्योंकि यहीं पर वो मूवमेंट स्टार्ट हुआ होगा। थोड़ा सा कुछ यहाँ पर जब प्लेट मूव कर रही थी तो थोड़ा सा फ्रिक्शन हो गया होगा, तो जहाँ पे स्टार्ट होगा प्रोसेस उसको बोलेंगे फोकस। और फोकस के जस्ट ऊपर, अगर फोकस के ऊपर आएंगे तो उसको बोलते हैं एपिसेंटर। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है अर्थक्वेक का वो एपिसेंटर पे होगा, और आजू बाजू तो इफेक्ट होगा ही होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा एपिसेंटर पे होगा। एंड फोकस क्या होता है? जहाँ से वो फोर्स स्टार्ट होती है। द प्लेस ऑन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज नोन एज द फोकस। वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड, वाइब्रेशन बाहर की तरफ जाएंगे और चारों साइड जाएंगे ना। जो अर्थक्वेक होता है वहाँ पे कौन कौन सी टाइप की वेव्स आती हैं? तो पी वेव्स, प्राइमरी वेव, एस वेव, सेकेंडरी वेव, एल वेव, लॉन्जिट्यूडनल वेव और सरफेस वेव। तो ये जो वेव्स हैं वो आती हैं यहाँ पर, पी वेव, एस वेव और एल वेव। हमको सिर्फ इतना रिमेन करना है, इतना याद रखना है कि पी वेव, एस वेव, एल वेव कहाँ से आती हैं? अर्थक्वेक वेव हैं ये। Although earthquake cannot be predicted, the impact can be certainly minimized if you are prepared beforehand. Some common earthquake prediction methods adopted locally by the people include studying animal behavior. Fish in the pond get agitated, snakes become to the surface. क्योंकि अर्थक्वेक कब आएगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन एनिमल्स के मूवमेंट को देखकर, ट्रैक करके हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक कब आएगा। कैसे? कि जब अर्थक्वेक आने वाला होता है तो जो एनिमल्स होते हैं वो हायर प्लेसेस पे जाने लगते हैं, फिर जो स्नेक्स हैं वो अपने बिल में से, वो अपने घर में से निकल कर बाहर चले जाएंगे अपने जो जहाँ पे रहते हैं बिल में। तो इससे हमें पता चलेगा कि अर्थक्वेक आ सकता है। तो अगर हम लोग एनिमल्स के मूवमेंट को स्टडी करें तो हमें पता चलेगा कि अर्थक्वेक आएगा कि नहीं। जैसे कि 2004 में जब सुनामी आया था साउथ इंडिया में, तो वहाँ पे पहले ही देखा गया कि सुनामी से पहले ही जो बर्ड्स थे वो बहुत आवाज़ कर रहे थे। किसी को पता नहीं चला क्यों इतना बर्ड्स आवाज़ कर रहे हैं। जो डॉग्स थे वो हमें हायर प्लेसेस पे चले गए थे, माउंटेन्स पे अपने आप ही। क्यों? किसी को नहीं पता चला, लेकिन बाद में पता चला कि उनको पहले ही थोड़ा सा आभास हो गया था। मे भी शायद से वो उस फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं जो हम लोग नहीं सुन रहे हैं। इंडिया में सबसे बड़ा अर्थक्वेक कब आया था? इट वॉज इन द 2001 भुज में। भुज गुजरात में एक जगह है जहाँ पर सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया था 2001 में। इट वॉज अबाउट 6.9। अच्छा, अर्थक्वेक मेजर किससे किया जाता है? तो अर्थक्वेक मेजर करने के लिए एक मशीन होती है, उसका नाम है सिस्मोग्राफ। उस मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ। लेकिन अगर मेजर करना है कि कितना अर्थक्वेक आया था, तो वो जो स्केल होती है उस स्केल का नाम है रिचर स्केल। किस स्केल से मेजर किया जाएगा? रिचर स्केल।
अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, अर्थक्वेक से अगर बचना है तो क्या किया जाए? सेफ स्पॉट पे जाओ। अगर अर्थक्वेक आ जाए तो आप कुछ ऐसी चीज़ों के नीचे छुप जाओ जो बहुत ही स्ट्रांग हो, जैसे डेस्क के नीचे, किचन के नीचे। फिर ऐसी जगहों से दूर रहो जहाँ पर आग लगने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, जैसे कि जहाँ पर कोई चिमनी हो, और मिरर से दूर रहो क्योंकि मिरर टूट के गिर सकता है तुम्हारे सर पर। और अवेयरनेस फैलाओ, लोगों को बताओ कि ये क्यों आता है, ये इसका कारण क्या है, तो लोग समझेंगे। और सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को बताया जाए, अवेयरनेस लाई जाए। मेजर लैंडफॉर्म्स, अब लैंडफॉर्म्स में भी अलग अलग चेंजेस होते हैं। मतलब जो लैंड है, कभी कभी देखे होगे कि माउंटेन बनता है, माउंटेन ख़त्म हो जाता है, ये सब क्यों हो रहा है? सो लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। लैंड, जो हमारा लैंड है वो कंटिन्यूसली टूटता फूटता रहता है, किसकी वजह से? वेदरिंग और इरोजन से। वेदरिंग क्या है? इज द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। जो रॉक्स हैं वो अर्थ सरफेस पे ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उसको बोलते हैं वेदरिंग। कैसे टूटेंगे? समझ लो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, तो इससे क्या होगा? रॉक एक बार एक्सपैंड होगा और एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो टूट जाएगा। इरोजन, इरोजन अगर पानी बह रहा है तो पानी अपने साथ मिट्टी को भी लेकर जाएगा, तो वो इरोजन हो गया। उससे एक साथ ऐसे अगर आइस जा रहा है तो आइस भी अपने साथ मिट्टी पत्थर लेकर जाएगा, वो भी हो गया। विंड है, विंड भी तो इरोजन करेगी ना, अपने साथ मिट्टी बहा उड़ा कर लेकर जाएगी और कहीं पे छोड़ देगी उसको, तो इरोजन और डिपोजिशन कर रही है। इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर विंड, किसके द्वारा कैरी किए जाएंगे? विंड और वाटर। एंड इवेंचुअली डिपॉजिटेड, कहीं पर जाकर उसको डिपॉजिट कर दिया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। ये जो इरोजन और डिपोजिशन है, इससे अलग अलग टाइप के लैंड फॉर्म क्रिएट होते हैं, अलग अलग टाइप के लैंड्स। वर्क ऑफ अ रिवर, द रनिंग वाटर इन द रिवर erodes the landscape when the river tumbles at a very steep angle over a very hard rock or down a steep valley side it forms a waterfall। तो जो वाटर है, अगर वाटर रिवर में वाटर जा रहा है तो क्या करेगा? अपने साथ मिट्टी पत्थर लेकर जाएगा, वहाँ पे वो इरोजन कर रहा है। और कहीं पर जब वो इरोज नहीं कर पाएगा, अगर उसके नीचे पत्थर है, पानी के नीचे बहुत बड़ा पत्थर है, उसको इरोड नहीं कर पा रहा है, हार्ड रॉक है, तो वहाँ से अगर वो ऊपर से नीचे गिरेगा पानी, तो क्या फॉर्म करेगा? वाटरफॉल फॉर्म कर जाएगा। वाटरफॉल तभी फॉर्म होगा कि जब जो रिवर बेड है, वो जो रिवर बेड के नीचे जो पत्थर है वो बहुत हार्ड रॉक है, अगर वो सॉफ्ट होगा तो उसको पानी जो है, वाटर जो है, ब्रेक कर देगा, इरोड कर देगा। अगर जब प्लेन में जाती है, मतलब जब रिवर ऐसी जगह जाती है जहाँ पे ज़्यादा माउंटेन्स ना हो, तो क्या करेगी? वो एक साइड से दूसरी साइड टर्न करती है, और जो टर्निंग होती है उसको ही मिएंडर कहा जाता है। जो रिवर के टर्न्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है? मिएंडर। अब जो मिएंडर होते हैं, तो देखो जहाँ जहाँ टर्न कर रही है उसको मिएंडर कहा जाएगा। अब कभी कभी क्या होगा, जो टर्न हुआ लेकिन रिवर थोड़े दिनों बाद अपना जो प्लेस है, जो अपना रास्ता है, वो चेंज कर देगी। तो जब रिवर अपना रास्ता चेंज कर देगी तो जो ये मिएंडर है, जहाँ पे टर्न हुई थी वहाँ से दूर चली जाएगी, तो उसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक, क्योंकि यहाँ पर तो पानी रहेगा ना थोड़ा थोड़ा, जहाँ पर टर्न हो रही थी, तो उसको बोलेंगे ऑक्सबो लेक, क्योंकि अभी रिवर ने तो अपना रास्ता चेंज कर दिया, लेकिन जहाँ पे वो टर्न होती थी वो जगह पे पानी रहेगा, उसको बोला जाएगा ऑक्सबो लेक। देन कभी कभी रिवर अगर पूरा भर जाएगी तो रिवर चारों साइड पानी भी आ जाएगा, रिवर के दोनों साइड भी पानी आ जाएगा, उसको बोलेंगे फ्लड प्लेन। और अगर आपने रिवर देखा होगा तो आपने देखा होगा कि रिवर के थोड़ी दूर पर थोड़ा सा हायर प्लेसेस होती हैं, तो उसको बोला जाता है लीव्स। क्या बोला जाता है? लीव्स कहा जाता है। द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड द रीव्स। बैंक क्या, यहाँ पे ये बैंक का मतलब है कि जो रिवर का किनारा जो है, तो जो थोड़ा सा ऊंचाई पर किनारा होगा रिवर का, उसको बोला जाएगा लीव्स। As the river approaches the sea, speed of the flowing water decreases and the river begins to break up into a number of streams called distributaries। जब रिवर अगर सी के पास आने लगती है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिवर जो है अब सी के पास आ रही है, तो उसके पास बहुत सारा सैंड हो गया है, बहुत सारा मिट्टी हो गई है जिसको उसने इरोड किया था। अब क्या करेगी? इसकी वजह से उसकी स्पीड जो है स्लो हो जाती है, और अब वो एक्चुअल में जो मिट्टी और धूल लेकर आई है, सब मिट्टी पत्थर, वो सब लगती है डिपॉजिट करने, तो उसको पानी को जाने का रास्ता नहीं मिलता, तो पानी जो है वो अपना रास्ता चेंज कर देगा और यहाँ पे फॉर्म कर जाएगी डिस्ट्रीब्यूटरी। व्हेन द रिवर मेट द सी
द मेन स्ट्रीम डिवाइडेड इनटू द स्मॉल स्ट्रीम इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटरीज। क्या बोला जाएगा उसको? डिस्ट्रीब्यूटरीज। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट। अब रिवर एकदम स्लो हो जाएगी और सारे जो डिपॉजिट्स लाई है वो डिस्ट्रीब्यूटरीज के पास में सब वहाँ पर डिपॉजिट कर देगी। इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या फॉर्म हो जाएगा? डेल्टा फॉर्म हो जाता है। सो दिस इज द रिवर। वर्क ऑफ द सी वेव्स। अब जो सी वेव्स हैं वो भी इरोजन और डिपोजिशन करती हैं। कैसे? द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ द सी वेव्स गिव राइज टू द कोस्टल लैंड फॉर्म। तो जो रिवर जो सी वेव है अगर वो भी इरोजन कर रही है, इरोजन मतलब कि कहीं से मिट्टी और पत्थर को काट रही है और कहीं पे डिपॉजिट करेगी उसको, तो उससे बीच बनता है, फिर सी केव्स बनती हैं, स्टैक्स बनते हैं। क्या है देखेंगे अभी। नो, अगर देखिए यहाँ पे पत्थर है और अगर कंटिन्यूसली पानी आकर पत्थर को धक्का मारता रहेगा तो क्या होगा? धीरे धीरे पत्थर टूट जाएगा और वहाँ पर सी केव फॉर्म हो जाएगी। सी केव देखिए केव की तरफ फॉर्म हो जाएगा। अगर वो केव को कंटिन्यूसली वहाँ पे धक्का मारती रही तो केव के अंदर भी पानी चल जाने लगेगा और केव के अंदर जाते जाते वो पूरा कुछ दिन बाद ऐसा हो सकता है कि ऊपर का जो छत है वो भी टूट जाए और सिर्फ ये बच जाए, ऐसा कुछ बच जाए, तो उसको बोलेंगे स्टैक फॉर्म हो गया। तो सी वेव्स भी अलग अलग इरोजन से क्या क्या फॉर्म करेगी? वो उससे सी आर्क्स, सी केव्स, स्टैक्स। लेकिन वो जो कट कर रही है वो सबको डिपॉजिट कहाँ करेगी? जहाँ डिपॉजिट करेगी वहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा? वहाँ फॉर्म हो जाएगा बीचेस। सो सी वेव जो डिपॉजिट करेगी उससे क्या फॉर्म होगा? बीचेस, बीच। देन वर्क ऑफ आइस ना। आइस जो है जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पहाड़ होते हैं जहाँ पे पूरा आइस ही आइस रहता है। तो ग्लेशियर्स क्या होती हैं? ग्लेशियर्स आर द रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। वो क्या करती हैं? ग्लेशियर्स आर द रिवर्स ऑफ आइस, मतलब वो एक ऐसी नदी है जहाँ पर पूरा आइस ही आइस फ्लो हो रहा है। आइस फ्लो हो रहा है तो उसको बोलेंगे ग्लेशियर। अब वो भी तो अपने साथ बहुत सारा मिट्टी, बहुत सारा पत्थर लेकर जाएगी। यस, इसको बोलते हैं, जो मटेरियल वो लेकर जाती है उसको बोलते हैं ग्लेशियल मोराइंस। सो द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक बिग एंड स्मॉल, दे आर नोन एज द ग्लेशियल मोराइंस। देन वर्क ऑफ विंड। अब जो विंड है ये भी तो कहीं ना कहीं इरोजन और डिपोजिशन करेगी। कैसे? जब देखो विंड बहती है तो क्या करती है? बहुत सारे मिट्टी धूल को उड़ा देती है, उड़ा कर लेकर जाके कहीं पर उसको छोड़ देगी, हवा बंद हो जाएगी तो वहीं पे गिर जाएगी। तो यहाँ से इरोजन और डिपोजिशन तो हो ही रहा है। एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन इन द डेजर्ट इज विंड। डेजर्ट में किससे होता है? विंड से होता है। इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम। डेजर्ट में आपको क्या दिखेगा? रॉक जो है मशरूम के शेप में। वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो विंड है वो क्या करेगी? फॉर एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस जस्ट see here. For example, we are having this of this is a sand mountain. So now if a wind is blowing from this side, so what wind will blow at a higher speed at the lower side. So what will happen? It will start cutting the lower part, and then when it will cut the lower part, so we will get something like this. So this is called the mushroom. This is called the mushroom. What will be formed? So this is known as the mushroom rock. Winds erode the lower section. So wind will erode the lower section of the rock then more than the upper part. इसके नीचे के पार्ट जो है उसको ज़्यादा कट करेगी, ऊपर के पार्ट को नहीं कट करेगी। तो इससे क्या होगा? जो बेस है वो छोटा सा हो जाएगा। जैसे कि मशरूम देखा होगा ना, उसका जो नीचे का पार्ट है पतला सा होता है, ऊपर बड़ा सा छतरी की तरह होता है, वैसे ही रॉक फॉर्म हो जाएगा। तो उसको बोलेंगे मशरूम रॉक। When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. वो क्या करती है? सैंड को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह जाके रख देती है। When it stops blowing, sand falls and get deposited in low hill-like areas. This is known as the sand dune. जब वो एक जगह से
सैंड उठाएगी दूसरी जगह जाकर उसको डंप कर देगी, उसको बोलेंगे सैंड ड्यून्स। When the grains of sand are very fine and light, wind carry it over long distance, and when such sand is deposited large areas, it is known as the loess. Large deposits of loess is found in China. So अगर सॉइल का पार्टिकल बहुत छोटा है तो वो लैंड जो है उसको बहुत दूर तक विंड उसको कैरी करके ले जाएगी और वहाँ पर डिपॉजिट कर देगी बहुत बड़े एरिया में, उसको बोलेंगे लोएस। और ये बहुत सारे लोएस चाइना में फाउंड होते हैं हमें। So this is the third lesson and now you have to do the question answers। चलिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं। Which of the following is not an erosional feature of sea wave? सी वेव का इरोजनल फीचर कौन सा नहीं है? देखो बीच जो डिपोजिशनल फीचर है और क्लीफ और सी वेव क्या है, वो इरोजनल फीचर है, क्योंकि पत्थर को कट करके सी वेव केव बनेगा और क्लिफ, लेकिन बीच जो है तो डिपोजिशन से होगा। द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर, ग्लेशियर का डिपोजिशनल फीचर क्या है? मोराइंस है। विच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ होगा तो वोल्केनो आती है। मशरूम रॉक्स कहाँ पे फाउंड होंगे? डेजर्ट एरिया में। ऑक्सबोल रॉक्स कहाँ फाउंड होगी? रिवर वैलीज में फाउंड होती है। सो दिस इज व्हाट वी हैव फिनिश्ड द लेसन।